हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 5, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो अब ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसको किस तरह से थिंकर्स ने समझा और इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या क्या हमें बातें बताई हैं, वो सारा कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। Okay, so many of the great works of sociology were written at a time when industrialization was new and machinery was assuming great importance. अच्छा, हमारा ये जो डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी का, ये जो सब्जेक्ट है, ये कैसे इवॉल्व होता है? सो जब जो है साइंस, रीजन, इन सभी का डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे स्पेसिफिकली जब डेमोग्राफी की बात होने लग जाती है, सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन वो भी इवॉल्व होता है। अब जो सोशियोलॉजी के वर्क्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर ही लिखे गए थे सबसे ज्यादा। सोशियोलॉजी भी वहीं से स्टार्ट होता है, रीजन डेवलपमेंट होता है, एनलाइटनमेंट होता है, सोशियोलॉजी इवॉल्व होता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये सारा कुछ भी वर्क कर रहा होता है। सो मोस्ट ऑफ द वर्क जो है सोशियोलॉजी के वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर ही बनाए गए थे और जो मशीनरी है उसकी बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। ठीक है, ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 17th 18th सेंचुरी के टाइम पे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है ना। Thinkers like Karl Marx, Max Weber and Emil Durkheim associated a number of social features with industry. अब कुछ thinkers हैं जैसे आपके कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, एमाइल डर्कीम हैं, इन्होंने इंडस्ट्री के साथ में रिलेटेड बहुत सारे सोशल फीचर्स के बारे में हमको बताया है। ठीक है, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसके बारे में। जस्ट सपोज एग्जाम्पल, अर्बनाइजेशन, loss of face-to-face relationship that were found in rural areas where people worked on their own farms or for a landlord they knew, and their substitution by anonymous professional relationships in modern factories and workplaces. सबसे बड़ा इम्पैक्ट या फिर एक सबसे बड़ा चेंज जो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट? दैट इज योर अर्बनाइजेशन। एंड अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अब रूरल एरियाज में जहां पर पीपल जो है ज्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, अपने फार्म्स पे काम करते थे, रिलेशनशिप्स कैसी होती थी? हाईली पर्सनल। हमने ये सारा कुछ चैप्टर 4 में पढ़ा है कि रूरल एरियाज के क्या फीचर्स होते थे। अब यहाँ से एक चेंज आता है जब पीपल माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज में, जहां पर वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं, एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं, मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, मॉडर्न वर्क प्लेसेस हैं, आप यहाँ पर वर्क कर रहे हो। तो सबसे बड़ा चेंज जो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखने को मिला, दैट इज योर अर्बनाइजेशन। और इस चेंज से बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। Industrialization involves a detailed division of labor. This is one of your second impact. First हमने देखा urbanization. Second हमने क्या देखा? Division of labor. Urbanization से related सारे factors को हमने अच्छे से पढ़ा. Second is your division of labor. क्लियर है? अच्छा, अब क्या एक चीज देखी हमने कि जो है चेंज और डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दैट इज योर चैप्टर, हम इस एक चीज को पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में अब हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि भैया ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये करीब 17th 18th सेंचुरी के टाइम से स्टार्ट होता है, सोशियोलॉजी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सोशियोलॉजी की बहुत सारी राइटिंग्स जो है वो इसी एक चीज पर बेस्ड थी। अभी हमने देखा किस तरह से कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कीम, उन्होंने इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को सोसाइटी से रिलेटेड बताया। अब ये जो आपका सेकेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। People often do not see the end result of their work because they are producing only one small part of a product. जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट सपोज ये 4 टास्क है, जब ये 4 टास्क कंप्लीट होंगे तभी ये जो प्रोडक्ट है ये बन पाएगा। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ये 4 काम तो करने ही पड़ेंगे, ABCD। ठीक है, अब कुछ पीपल हैं जो इस A वाले वर्क को कर रहे हैं, कुछ पीपल हैं जो B वर्क को कर रहे हैं, कुछ हैं C को कर रहे हैं, कुछ D को कर रहे हैं, और ये पूरा वर्क कंप्लीट होने के बाद में कुछ हैं जो इस प्रोडक्ट को फाइनल शेप दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट फाइनलाइज हो रहा है। क्लियर है?
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये काम हो जाएगा कंप्लीट तब ये वाला काम होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये वाला काम होगा, जब ये कंप्लीट होगा तब ये वाला काम होगा। यानी कि सभी अपने अपने काम को कर रहे हैं, जिससे टाइम भी बच रहा है, हमारा काम भी जल्दी हो रहा है। अब जब सपोज ये एक ही काम है और इसी को करने के लिए जो है बहुत सारे लोग हैं लगे हुए हैं, पहले ये वाला पूरा प्रोसेस चल रहा है, फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो तब सब के सब इस प्रोसेस पर आएंगे, तो हमने क्या किया, नहीं, हमने इन सबको एक साथ काम करवाने से अच्छा है कि इनके काम को हमने बांट दिया कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। जैसे आप लोग असाइनमेंट्स करते हो, असाइनमेंट अगर ग्रुप असाइनमेंट है तो हम उस असाइनमेंट को डिवाइड कर देते हैं कि भैया जैसे 5 लोग हैं, ईना मीना डीना, तो ये लोग क्या करेंगी, एक जन है जो असाइनमेंट को लिखेंगी, एक जो है उसको थोड़ी सी उस पर डिजाइनिंग वगैरह करेंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ असाइनमेंट है, और फिर कुछ है जो उसको मिलके फाइनल करने वाले हैं, कुछ उसको बाइंड करवाने वाले। इस तरह से हम लोग अक्सर असाइनमेंट्स किया करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। सो इससे क्या होता है, काम जल्दी हो जाता है, टाइम भी हमारा बच जाता है। अब जब सपोज सब एक ही लोग करने लग जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसी तरह का सेम डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रीज में, जहां पीपल को ये नहीं पता होता कि इस काम का एंड रिजल्ट क्या होगा। जैसे सपोज जो भी लोग ये इस ए वर्क को कर रहे हैं, वो सिर्फ इस ए वर्क को कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसके आगे ये मेरा जो प्रोडक्ट है इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, किसके पास में जाएगा, क्या होगा। नहीं, वो उस प्रोडक्ट को बनाने का एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल वर्क बस परफॉर्म कर रहे हैं, एंड द वर्क इज ऑफन रिपीटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग। एंड ये वर्क जो है बहुत बार रिपीटेटिव हो जाता है, एग्जॉस्टिंग हो जाता है, आपको एक ही काम को बार बार करना होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, बोरिंग लगने लग जाता है। येट even this is better than having no work at all, that is being unemployed। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक काम को कर रही हूँ, फिर उसके बाद में जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तब उस काम को दूसरा पर्सन करेगा। मतलब जैसे मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, रॉ मटेरियल मैंने इकट्ठे करे, मैंने रॉ मटेरियल पूरे इकट्ठे करके जब मैं अपने सेकंड पर्सन को दूंगी, वो उस पर वर्क करेगा, फिर वो जो है थर्ड पर्सन को करेगा। जब तक ये प्रोसेस चलेगा तब तक मैं और ज्यादा रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर लूंगी। सो मेरा काम एक ही काम है, बहुत रिपीटेटिव काम है, बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे बोरिंग लगने लग जाता है। लेकिन ये इस एक चीज से तो बेटर है कि मेरे पास में कोई काम ही ना हो, मैं अनएम्प्लॉयड रहूं, है ना। कुछ काम होना नहीं काम होने से ज्यादा बेटर है। मार्क्स कॉल्ड दिस सिचुएशन एलाइनेशन। दिस इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको हम कर लेते हैं नोट, और आप भी कर लीजिए, ठीक है। मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट को बताया एलाइनेशन। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग। अभी अगर हम कॉन्सेप्ट पे ना जाएं तो एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को किसी चीज से अलग कर देना, दूर कर देना, ये होता है आपका एलाइनेशन का मतलब, जहां पर आप एलिनेट हो रहे हो, ठीक है। नाउ व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय वर्क and see it as something they have to do only in order to survive, and even that survival depends on whether the technology has room for any human labor। एलाइनेशन का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले ए करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर यहां पर प्रोडक्ट होने वाला है फाइनलाइज। अब ये जो प्रोडक्ट फाइनलाइज हो रहा है उससे ए रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली है। कि जैसे मान लीजिए ये रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर रहा है, फिर ये प्रोडक्ट इसके पास में जाएगा, वो उस प्रोडक्ट को शेप देगा, फिर ये उस प्रोडक्ट को जो है सैम्पलिंग वगैरह करेगा, टेस्टिंग करेगा, वेटिंग करेगा, उसके बाद में ये जो है उसकी पैकिंग करेगा, और ये उसको एडवर्टाइजमेंट के साथ में जो है फाइनलाइज करने वाला है। सो सबके काम बटे हुए हैं, अलग अलग हैं, सभी जो हैं अपने वर्क से एलिनेट हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो भी काम कर रहे हैं उस काम को वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क है, बोरिंग वर्क है, बार बार आप ही एक ही चीज रोज करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम सभी चेंज चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो ये एक ही काम कर रहे हैं, और काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया सर्वाइव करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है किस एक चीज पर, कि टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन लेबर के लिए स्पेस दे रही है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने देखा था कि जब टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं तो क्या होता है, मैन पावर की जरूरत नहीं होती, सारा काम टेक्नोलॉजी कर लेती है। अगर सब टेक्नोलॉजी करेगी तो किसी को कहीं पे एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, सब मशीन ही कर लेगी। हम क्या करेंगे फिर, कितने पीपल हैं जो बिजनेस करेंगे और बिजनेस भी करेंगे, सो वो किसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो सारा कुछ मशीन्स के ही थ्रू कर लेंगे। सो इसलिए ये एक चीज की भी जरूरत है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे सिचुएशन को मार्क्स ने कहा है एलाइनेशन, जहां आप अपने काम से दूर होते हो, वो काम कर रहे होते हो जो आपको पसंद नहीं होता है, ठीक है। इसी में आगे
इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी एट लीस्ट इन सम स्फीयर्स। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने एलिनेशन पढ़ा, हमने देखा इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं, इससे किस तरह से हमारी सोसाइटी इंपैक्ट हुई है। तो हमने देखा अर्बनाइजेशन को, और साथ ही साथ हमने एक और प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस किया, दैट इज योर डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है। अब एक और चीज जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भैया इक्वालिटी की भी बात करती है और ग्रेटर इक्वालिटी इंश्योर करती है। फॉर एग्जाम्पल, caste distinctions do not matter anymore on trains, buses or in cyber cafes. On the other hand, older forms of discrimination may persist even in new factory or workplace settings. Greater equality की हम बात करें तो हमने देखा था, पहले भी एक चीज हमने पढ़ी थी कि अर्बन एरियाज में जब आप आके रहने लग जाते हो, सबसे पहले तो रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही फॉर्मल हो जाती है। आप सिर्फ अपने ऑफिस कलीग्स को जानते हैं, अपने आसपास के लोगों को जानते हैं, इतनी ज्यादा हाईली पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स यहाँ पर नहीं होती। सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, काम करने के बाद में घर आते हैं, थक हार के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सो जाते हैं, वापस से कल से वही सेम प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। सबके पास इतना टाइम नहीं है स्पेंड करने के लिए, सब बिजी हैं, बिजी लाइफ होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। रेस्टोरेंट्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सब उसे को यूज कर रहे हैं। अब जैसे गांव वगैरह में होता था, गांव देहातों में होता था कि जिस कुएं से जो है अपर कास्ट के पीपल पानी ले रहे हैं, वहां से लोअर कास्ट का पर्सन नहीं ले सकता। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हम बात करें, यहाँ पर वाटर कनेक्शन की लाइन है और एक ही लाइन है जो सबके घर से होते हुए आती है, आप उस चीज में रोक टोक नहीं कर सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितनी भी पब्लिक है वो सब बैठ के जाएंगे, मतलब जिस जिसको भी जाना है, ऐसा नहीं पूरी पब्लिक को अपन ने एक ही ट्रेन में बिठा दिया, ठीक है, जिस जिसको भी जाना है वो सभी उसमें बैठ के जाएंगे, साथ में बैठ के जाएंगे। यहाँ पर किसी तरह के कास्ट डिस्टिंक्शंस नहीं होंगे, लोगों के मन में है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेंगे। और उसी के साथ में जो ओल्डर फॉर्म्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, वो भी न्यू फैक्ट्री या वर्कप्लेस सेटिंग्स में परसिस्ट करते हैं। And even as social inequalities are reducing, economic और income equality is growing in the world. This is one of your important concept कि हमने ये एक चीज तो डिस्कस कर ली कि जो है इनइक्वालिटी को खत्म करती हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो होती हैं, ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी प्रोवाइड करती हैं पीपल को, ये एक चीज हमने डिस्कस करी। लेकिन इस सोशल इनइक्वालिटीज के खत्म होने से या रिड्यूस होने से जो इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 4 में आपको क्या एक चीज याद रखनी थी कि कास्ट से रिलेटेड चीजें जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, या कास्ट जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, चीजों को अफेक्ट कर रही है। लेकिन जब आप अर्बन सोसाइटी की बात करोगे, आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करोगे, सो यहाँ एक जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज योर क्लास और योर वर्ग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, आप पुअर हो, आप रिच हो। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपकी कहां पर, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। जैसे मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही, क्यों बढ़ती जा रही, क्या कारण है इसके। Often, social inequality and income inequality overlap. For example, in the domination of upper caste men in well-paying professions like medicine, law or journalism, women often get paid less than men for similar work. जैसे मैंने आपसे कहा कि social inequality और income inequality है, ये overlap भी करती है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं social inequality की, एक तरफ बात कर रहे हैं income inequality की, एक तरफ बात कर रहे हैं economic inequality की। अब हमने ये एक चीज डिस्कस करी कि जो आपकी सोशल इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है कहां पर, सिटीज में, और जो आपकी इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो रही हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही हैं। सोशल इनइक्वालिटी जैसे हम बात करें जेंडर की, ठीक है, ये है आपकी सोशल इनइक्वालिटी। रूरल एरियाज में जनरली ये एक इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी, कि वुमेन जो है वो वर्क नहीं करती हैं, वो घर परिवार का ही ध्यान रखती हैं। बहुत ज्यादा है तो फील्ड्स में, अपने ही घर की जो फील्ड्स होती हैं वहां पे काम कर लेती हैं। वहीं बात करें सिटीज में, तो यहाँ पर वुमेन भी वर्क करती हैं। बस डिफरेंस ये है कि एक तरह की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ओवरलैप कर जाती है सिटीज में। कैसे ओवरलैप कर रही है कि एक तरफ जेंडर की हम बात करें, कोई मतलब मेल है और फीमेल है, सेम वर्क के लिए हो सकता है जो मेन हैं उन्हें ज्यादा पे किया जा रहा हो, साथ ही साथ मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म
और भी ऐसी सारी चीजें प्रोफेशंस में। वहीं अगर हम वुमेन की बात करें सो उनको कम पे किया जा रहा हो। सो इस तरह की सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी ओवरलैप करती हैं कहां पर, आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। नाउ व्हाइल द अर्ली सोशियोलॉजिस्ट सॉ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बाय द मिड 20th century अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इंडस्ट्रियलाइजेशन केम टू बी सीन एज इनएविटेबल एंड पॉजिटिव। इस एक चीज को समझने के पहले समझ लें कि इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या हो गई। सो जैसे हमने इनकम इनइक्वालिटी देखी कि किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है, इस तरह की इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करें तो किसी के पास में वेल्थ बहुत ज्यादा है, किसी के पास में वेल्थ बिल्कुल नहीं है। आप याद करिए हमने बुक 1 जो है आपकी क्लास 12 की, उसमें हमने डिस्कस करा है कि किस तरह से इनकम और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती हैं। सोशल रिसोर्सेज जब हमने पढ़े थे वहां हमने सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। इकोनॉमिक कैपिटल जहां आपकी वेल्थ की हम बात करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, आपके कैपिटल की हम बात करें, आपके पास में कितना है। सो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ये एक चीज देखने को मिलती है कि किसी के पास में बहुत पैसा है और कोई जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि कुछ हैं जो कि 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं, कुछ हैं जो स्ट्रीट्स पे वड़ा पाव खाते हैं। ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के ही फीचर्स होते हैं। अब अगर हम देखें कि ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखा। सो स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स देखने को मिले इंडस्ट्रियलाइजेशन के, लेकिन मिड 20th सेंचुरी की हम बात करें सो मॉडर्नाइजेशन के इन्फ्लुएंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आज के समय में इनएविटेबल और पॉजिटिव माना जाता है, उसको पॉजिटिव वे में देखा जाता है। एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आर्ग्यूज दैट सोसाइटीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑन द रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन बट दे आर ऑल हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। मॉडर्न सोसाइटी फॉर दीज थ्योरिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेस्ट। अब आप याद करिए जो हमने मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, हमने मॉडर्नाइजेशन पढ़ा आपके चैप्टर नंबर 2 दैट इज कल्चरल चेंज में। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है? यू नीड चेंज, यू नीड चेंज अकॉर्डिंग टू साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजन, इंडिविजुअलिज्म, पर्सन्स लाइकिंग, चॉइस एक्सेट्रा। आपको चेंज की जरूरत है। दिस इज योर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी आज के समय में सोसाइटीज को इस तरह से देखती है कि सभी इस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, बस डायरेक्शन सबके अलग अलग है। मतलब आपका गोल ये है, हर एक सोसाइटी का गोल है मॉडर्नाइज होना, बस डायरेक्शन अलग है। कोई इस डायरेक्शन से आ रहा है, कोई इस डायरेक्शन से, कोई इस डायरेक्शन से, कोई इस डायरेक्शन से, कोई ऐसा घूम के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आ रहा है। तो यानी कि डायरेक्शन सबके अलग अलग है लेकिन गोल सबका सेम है। और मॉडर्न सोसाइटी जो थ्योरी है उसको हम वेस्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने वेस्टर्नाइजेशन में भी वेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक जो है यूरोपियन वेस्ट है, एक आपका अमेरिकनाइजेशन है वेस्टर्नाइजेशन का। सो उसी वेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। जो मैंने आपसे कहा कि मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारा कुछ रिकॉल करके रखो। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब यही था क्योंकि ये चीजें आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? आया समझ में कि क्या चीजें हमने पढ़ी? सबसे पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं ये हमने पढ़े। साथ ही साथ इसमें हम देखें सो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बातें भी हमने कर ली कि सोसाइटी में किस तरह की इक्वालिटी है, किस तरह की इनइक्वालिटी। और किस सोसाइटी की बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मार्क्स का एलिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा, मॉडर्नाइजेशन को हमने यहाँ पर पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक दैट इज इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल कोई भी आपको डाउट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, आपका कोई बड़ा ही अच्छा सा यूनिक सा एग्जाम्पल हो, आपका कोई अपना सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो देखिए सभी वीडियोस को देखने के लिए गूगल पे जाइए, एंटर करिए magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करना, देखना यहाँ पे ना किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, वन शॉट रिवीजन है, एक्स्ट्रा लर्निंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको क्या करना है? आपको क्लास या कोर्स चूज करना है। जैसे चूज करोगे तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे,
चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे, यहाँ सबके आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। जस्ट सपोज वन शॉट रिवीजन देखना, उसका भी सेम प्रोसेस है। चैप्टर पे क्लिक करो, सब्जेक्ट चूज करो और फिर उसके बाद चैप्टर पे क्लिक करो, कौन सा चैप्टर आपको देखना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और वीडियो ओपन। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।